वेलकम बैक फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9 साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर 7 डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये हमारा पार्ट 2 है। आज हम पार्ट 2 में करेंगे 7.2 क्लासिफिकेशन एंड एवोल्यूशन। इससे पहले हमने पार्ट 1 में देखा था कि हमारी अर्थ के ऊपर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं और हम उनको किस तरीके से क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 7.2 से। क्लासिफिकेशन का मीनिंग होता है कैटेगराइजेशन, ठीक है, और इवोल्यूशन का मीनिंग होता है क्रमिक विकास, मतलब द ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ चेंज एंड डेवलपमेंट ऑफ समथिंग। किसी भी चीज को, किसी भी का बॉडी डिजाइन चेंज होना, मतलब देखो जैसे कोई लिविंग थिंग है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, मान लो हम ह्यूमंस है, कहा जाता है कि जो ह्यूमंस है वो मंकी से, मंकी जो है वही ह्यूमंस है, मतलब जो मंकी है वही इवॉल्व होकर क्या बना है, ह्यूमंस बना है। तो इसी चीज को हम कहते हैं एवोल्यूशन। अब मंकी के अंदर टाइम भी, मतलब काफी ज्यादा टाइम, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे मंकी को ह्यूमन बनने में, है ना। अब मंकीज के अंदर काफी सारी कैरेक्टरिस्टिक भी चेंज हुई होंगी, है ना। तो इसी चीज को हम एवोल्यूशन कहते हैं और इसी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखो, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सब आइडेंटिफाइड होते हैं, कैटेगराइज होते हैं उनके बॉडी डिजाइन और उनके फंक्शन के बेसिस पर। सो सम कैरेक्टरिस्टिक्स आर लाइकली टू मेक मोर वाइडली रेंजिंग चेंज इन द बॉडी डिजाइन। इसका मतलब क्या है, देखो सम कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी होती हैं जो कि बॉडी चेंजेस इन बॉडी डिजाइन, बॉडी डिजाइन में काफी ज्यादा चेंजेस ले आती हैं, है ना। अगर हम कंपेयर करें अदर कैरेक्टरिस्टिक्स से, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी होती हैं जो कि किसी भी बॉडी को चेंज करने में, मंकी से ह्यूमन बनने में, तो मंकी के अंदर कोई भी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी जो कि काफी ज्यादा हेल्प कर रही होंगी, उससे काफी ज्यादा यूजफुल होंगी, ठीक है। देयर इज अ रोल ऑफ टाइम इन दिस एज वेल, और इसके अंदर एक तरह का टाइम भी लगता है। ऐसा तो नहीं कि 2-3 डेज में हम चेंज हो गए, मिलियंस ऑफ ईयर्स भी लगे लगे हैं इसमें। So once a certain body design comes into existence, it will shape the effect of all other subsequent design changes simply because it already exists। देखो इसका क्या मतलब है कि अगर हम एक बार अपने एग्जिस्टेंस, मतलब एक बार हमने अपने अस्तित्व में आ जाए, अपनी बॉडी डिजाइन में आ जाए, तो जो आगे बॉडी डिजाइन बनने वाले हैं, हमारी बॉडी के जो आगे बॉडी डिजाइन बनने वाले हैं, उसमें भी हम क्या करेंगे, हमारी बॉडी क्या करेगी, इफेक्ट करेगी, ठीक है। ऐसा क्यों करेगी वो, बिकॉज इट ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि वो अपने एग्जिस्ट मतलब वो अपने अस्तित्व में आ चुकी है। इन अदर वर्ड्स, अगर आप दूसरे वर्ड में से समझो, इन अदर वर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कम इनटू एक्सटेंस, अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स पहले ही आ चुकी हैं वो ज़्यादा बेसिक हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स आने वाली हैं, ठीक है। जो कैरेक्टरिस्टिक्स पहले आ गई हैं वो ज़्यादा बेसिक्स हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स आने वाली हैं। दिस मीन्स, इसका मीनिंग है दैट द क्लासिफिकेशन ऑफ लाइफ, इसका मीनिंग है जो लाइफ फॉर्म से हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ऊपर हमने करी भी है जो क्लासिफिकेशन, वो काफ़ी ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है किससे, इवोल्यूशन से। इवोल्यूशन क्या होता है, मोस्ट लाइफ फॉर्म्स दैट वी सी टुडे हैव अराइजन बाय एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन से मतलब कुछ चेंज होना, accumulation of changes in body design that allow the organism processing them to survive better। अब देखो जैसे मंकी है, मंकी के पास 4 legs थे, पर हमारे पास क्या है, 2 hands और 2 legs है। तो इसका अंदर क्या हुआ, एक्यूमुलेशन हुआ, काफ़ी चीज़ें चेंज हुई, है ना। अब उनके जो 4 legs है उनमें से 2 leg क्या बन गए, हमारे हैंड्स बन गए। तो इसके अंदर एक्यूमुलेशन हुआ, हमारी बॉडी डिज़ाइन के चेंज, हमारी बॉडी डिज़ाइन में चेंजेस हुआ, एक्यूमुलेशन हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे एक चार्ल्स एंड डार्विन है, इन्होंने डिस्क्राइब किया था इवोल्यूशन के इस वाले आइडिया को। किसने देखो ये इंपॉर्टेंट है, चार्ल्स डार्विन फर्स्ट डिस्क्राइब्ड दिस आइडिया ऑफ इवोल्यूशन इन 1859 इन हिज बुक। उन्होंने एक बुक बनाई थी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नाम की, उसके अंदर इन्होंने इवोल्यूशन के बारे में लिखा था, इवोल्यूशन को डिस्क्राइब किया था, ठीक है। कब, 1859 में। आगे चलते हैं, व्हेन वी कनेक्टेड द आइडिया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है अगर हम इवोल्यूशन के आइडिया को क्लासिफिकेशन से कनेक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, वी विल फाइंड, हमें मिलता है सम ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, कुछ ऐसे ग्रुप्स ऑर्गेनिजम्स के जो कि अपना डिजाइन नहीं चेंज करते। देखो अब दो चीजें आ जाती हैं, एक ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि अपना डिजाइन चेंज करते हैं, जैसे कि मंकी है, मंकी ने अपने आप को ह्यूमन बना दिया, पर कुछ मंकी ऐसे हैं जो कि अभी भी मंकीज ही हैं, है ना। तो इसमें ये होता है ना, इसको हम कहते हैं, जो फर्स्ट ग्रुप है जिसने अपने आप को सेम रखा, उसको तो हम यहाँ पे कहेंगे प्रिमिटिव और लोअर ऑर्गेनिज्म, और जिसने अपने आप को चेंज कर लिया उसे हम कहेंगे एडवांस या फिर हायर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ये चीज यहाँ पे लिखी है। वी विल फाइंड अदर ग्रुप, सेकंड ग्रुप क्या है, ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट हैव एक्वायर्ड द पर्टिकुलर बॉडी डिजाइन रिलेटिवली रिसेंट, मतलब एकदम से अपना चेंज कर लिया उसने, उसे हम कहेंगे हायर ऑर्गेनिज्म, जिन्हें हमने चेंज किया। ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर कि जो अपना, जो ऑर्गेनिज्म अपना ग्रुप चेंज नहीं करा, जो ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी को चेंज नहीं कर रहा, उसे हम कहेंगे प्रिमिटिव और लोअर ऑर्गेनिजम्स, और जो चेंज कर रहा है उसे हम कहेंगे एडवांस्ड और हायर ऑर्गेनिजम्स। These terms are not quite correct since then do not properly relate to a difference। देखो अब जो हमने टर्म्स पढ़ी, एडवांस्ड,
हायर, प्रिमिटिव, लोअर, ये एक तरह की ना यहाँ पे एक्वायर नहीं, मतलब आप कह सकते हो कि रिलेट नहीं कर रही। जो यहाँ पे डिफरेंस है इन दो चीज़ों के बीच में उसे प्रॉपर्ली रिलेट नहीं कर रही, तो हमने इसको नाम दिया ओल्डर ऑर्गेनिजम्स और यंगर ऑर्गेनिजम्स। जो फर्स्ट वाला ग्रुप है उसे ओल्डर और जो सेकंड है उसे यंगर। सिंस there is a possibility that complexity in design will increase over evolutionary time। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहेगा, जैसे जैसे बॉडी डिजाइन चेंज होते रहेंगे, है ना, तो उसके अंदर एक तरह का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाएगा। ऐसे मंकी है, अब मान लो मंकी का स्ट्रक्चर तो बिल्कुल सिंपल सा है, पर ह्यूमंस है तो ह्यूमन का स्ट्रक्चर कैसा हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, और भी आगे और भी आगे। ऐसे अलग अलग तरह के इवोल्यूशनरी टाइम बीतता जाएगा, नए नए बॉडी डिजाइन आएंगे, तो उसी के साथ साथ वे कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे। इट में नॉट बी रॉन्ग टू से, तो यह कहना गलत नहीं होगा कि जो ओल्डर ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अपनी बॉडी को चेंज नहीं कर रहे वे सिंपल हैं, और जो अपनी बॉडी को चेंज कर रहे हैं मतलब यंग ऑर्गेनिजम्स वो क्या है, कॉम्प्लेक्स हैं। ठीक है, आप समझते हैं बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। बायोडाइवर्सिटी का मीनिंग होता है डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। बायो मतलब लाइफ फॉर्म्स, ठीक है। इन द वर्ड्स कॉमनली यूज टू रेफर टू अ वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स फाउंड अ पर्टिकुलर रीजन। देखो आप समझते हैं बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। किसी पर्टिकुलर रीजन में जो लाइफ फॉर्म्स पाए जाते हैं, लाइफ फॉर्म्स मतलब आप कह सकते हो लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हम प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सब क्या है, लाइफ फॉर्म्स हैं। तो किसी पर्टिकुलर रीजन में जो ये सब चीज़ें पाई जाती हैं उसको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, वेराइटी ऑफ लाइफ, अलग अलग तरह की लाइफ, वेराइटी ऑफ लाइफ पर्टिकुलर रीजन में पाई जाती हैं उसको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। डाइवर्स, और जो ये वेराइटी ऑफ लाइफ है ये यहाँ पे एनवायरनमेंट को भी शेयर करती है और एक दूसरे से अफेक्ट भी होती हैं। ठीक है, एज अ रिजल्ट है स्टेबल कम्युनिटी ऑफ डिफरेंट। अब ये अलग अलग तरह की स्पीसीज है, स्पीसीज से मतलब क्या है, वेराइटी ऑफ लाइफ। अब जो ये अलग अलग तरह की स्पीसीज है यहाँ पे एक तरह की स्टेबल कम्युनिटी को बना रही है। क्या बना रही है, एक तरह की स्टेबल कम्युनिटी को भी फॉर्म कर रही है। ह्यूमंस हैव प्लेड देयर ओन पार्ट इन रिसेंट टाइम्स। अब जो ह्यूमंस है वो यहाँ पे एक तरह का इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं किसी भी कम्युनिटी के बैलेंस को चेंज करने में। ऑफ कोर्स द डाइवर्सिटी इन सच कम्युनिटीज। अब देखो अभी कम्युनिटीज हैं तो इनके अंदर भी क्या होगी, इनके अंदर भी डाइवर्सिटी होगी, इसके अंदर भी वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स होंगी। तो जो वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स है कम्युनिटीज के अंदर ये कैसे अफेक्ट होती हैं, लैंड से, वाटर से, क्लाइमेट से, ठीक है, इन सब चीज़ों से अफेक्ट होती हैं। जो रफ एस्टिमेट है, अगर हम रफ एस्टिमेट की बात करें तो हमारे प्लेनेट पे, हमारा जो प्लेनेट है अर्थ, इसके ऊपर अबाउट 10 मिलियन स्पीसीज हैं और हम इनमें से कुछ 1 या फिर 2 मिलियन स्पीसीज को ही जानते हैं। ठीक है, अब देखो अब क्या बात आती है, द वार्म एंड ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द अर्थ। आपने ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। देखो जो वार्म और ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन है अर्थ का वो कहाँ पाया जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। एक बार मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। देखो जैसे कि ये प्लैनेट है, अर्थ है, अब अर्थ के बीच में होता है इक्वेटर, यहाँ होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और यहाँ होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में होता है यहाँ पे ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है, जिसमें पाया जाता है वार्म एंड ह्यूमिड। ठीक है, वार्म एंड ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन कहाँ होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, और जिसको हम कह सकते हैं रीजन ऑफ मेगा डाइवर्सिटी। ठीक है, of the biodiversity on the planet more than half is concentrated in a few countries। अब जो बायोडाइवर्सिटी है ना, आधे से ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी सिर्फ कुछ ही कंट्रीज़ में है, जैसे कि कोलंबिया, ब्राज़ील, मैक्सिको, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया। ठीक है, इस तरह के यहाँ पे कंट्रीज़ के नाम दे रखे हैं, इनमें ही यहाँ पर आधे से ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पे तो आप पढ़ते हैं 7.3 द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशंस ग्रुप्स। अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा, क्लासिफिकेशंस एंड इवोल्यूशन। ठीक है, अब पढ़ते हैं यहाँ पे हायरार्की। अभी ये इंपॉर्टेंट भी है। देखो यहाँ पे 3 बायोलॉजिस्ट हैं, अर्नेस्ट हैकर, रॉबर्ट विटकर और कार्लर वुज। इन्होंने यहाँ पे क्लासिफाई किया था सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ब्रॉड कैटेगरीज में, जिसको नाम दिया था किंगडम्स। ब्रॉड कैटेगरीज मतलब बेसिक, बड़ा कैटेगरीज। ठीक है, कि इन्होंने 3 बायोलॉजिस्ट में, कब, 1894 में, 1969 में और 1977 में 3 बायोलॉजिस्ट ने सभी के सभी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्लासीफाई किया, किसमें, किंगडम्स में। द क्लासिफिकेशन विटकर। अब जो यहाँ पे रॉबर्ट विटकर है, इन्होंने प्रपोज किए थे 5 तरह के किंगडम्स को। एक तो मोनीरा को, एनिमिलिया को, प्लांटाई को, फंगी को और प्रोटिस्टा में। ठीक है, नीचे एक तरह का चार्ट दे रखा है जिसमें हमने इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ा भी था, है ना, पार्ट 1 में हमने उसे पढ़ा था। एंड इज वाइडली यूज, और ये पांचों के पांचों किंगडम काफी ज्यादा यूज भी आए। दीज ग्रुप्स आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल्स। अब देखो, अब ये जो ग्रुप्स हैं, जैसे मोनीरा एक तरह का ग्रुप है, इसके अंदर काफी सारे, है ना, ऑर्गेनिजम्स हैं, फंगी, प्लांटाई, इनके अंदर काफी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो ये ग्रुप कैसे बने, ये ग्रुप्स किसके बेसिस से बने, तो दिस ग्रुप, ये वाले ग्रुप सेल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इन 4 चीजों के बेसिस से बने इस तरह के 5 किंगडम्स। ठीक है,
Classification was introduced by the dividing the Monera into R bacteria and U bacteria is also in use. अब जहाँ पे वूज है इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था मोनिरा को दो चीज़ों में, एक तो आर बैक्टीरिया में और एक यू बैक्टीरिया में। आर बैक्टीरिया मतलब आर्चिया और यू बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया, ठीक है, और ये भी काफ़ी ज़्यादा काम में आया, इज ऑल्सो इन यूज। अब देखो, अब यहाँ पे जो क्लासिफिकेशंस होती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, जो इन यहाँ पे 3 बायोलॉजिस्ट ने यहाँ पे क्लासिफिकेशन करी थी, ये यहाँ पे किसके बेसिस पे होती हैं, अब वो चीज़ यहाँ पे बता रखी है। कुछ इस तरीके यहाँ पे स्कीम है, पहले तो आता है किंगडम सबसे बड़ा, फिर आता है फाइलम फॉर एनिमल्स, डिवीजन फॉर प्लांट्स, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो इस तरीके से किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन होती है, ठीक है। थर्स बाय सेपरेटिंग ऑर्गेनिजम्स, किसी भी ऑर्गेनिज्म को सेपरेट करना हो ऑन द बेसिस ऑफ द हायरार्की ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, हायरार्की की कैरेक्टरिस्टिक मतलब कुछ इस बेसिस पे इनटू स्मॉल एंड स्मॉल ग्रुप्स, छोटे से छोटे ग्रुप में वी अराइव एट द बेसिक यूनिट, और बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, जो क्लासिफिकेशन की बेसिक यूनिट, क्लासिफिकेशन की सबसे छोटी यूनिट कौन सी है, स्पीसीज है, ठीक है। सो व्हाट द ऑर्गेनिजम्स कैन बी सेड टू बिलोंग द सेम स्पीसीज। अब यहाँ पे क्वेश्चन निकल के आता है कौन कौन से ऑर्गेनिज्म स्पीसीज के अंदर हैं। ब्रॉडली अ स्पीसीज इंक्लूड ऑल ऑर्गेनिज्म दैट आर सिमिलर इनफ। स्पीसीज के अंदर सभी के सभी ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि सिमिलर, मतलब इतने ऑर्गेनिजम्स हैं कि वो ब्रीड कर सकें और प्रेस्पिरेट कर सकें, मतलब वे रिप्रोडक्ट कर सकें, ठीक है। द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 5 किंगडम्स ऑफ विटकर आर एज फॉलो। अब हम यहाँ पे तो अब हम पढ़ेंगे जो रॉबर्ट विटकर ने यहाँ पर 5 किंगडम्स को प्रपोज किया था उनके बारे में, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, ठीक है। पहला है मोनिरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंगी, फिर प्लांटाई और फिर एनिमिलिया, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो स्टार्ट करते हैं 7.3.1 मोनिरा से। देखो मोनिरा क्या है, एक तरह का ग्रुप है और इसके अंदर क्या है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। तो देखो एग्जाम्पल जैसे कि बैक्टीरिया। अब जो मोनिरा के ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, इनके पास ना तो डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और ना ही डिफाइंड ऑर्गेनल्स होता है। और मोनिरा के जो सेल्स हैं, अब मोनिरा के ऑर्गेनिजम्स हैं और ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होंगे, सेल्स होंगे। तो जो मोनिरा के सेल्स हैं उनके अंदर वे एक तरीके प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं। कैसे सेल्स हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं। नोट डू एनी दैम ऑफ शो मल्टी सेलुलर बॉडी ऑर्गेनिज्म डिजाइन। अब देखो मल्टी मतलब, देखो पहले समझते हैं मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर। देखो मल्टी मतलब एक से ज्यादा और यूनि मतलब वन। तो जो मोनिरा है वो एक तरह की यूनिसेलुलर बॉडी डिजाइन है, मतलब आप कह सकते हो ये ऐसा नहीं है कि काफी सारे सेल से मिलकर बनी है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड दे शो डाइवर्सिटी बेस्ड ऑन मैनी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर हम बात करें तो जो मोनिरा है वो यहाँ पे डाइवर्सिटी शो करता है अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर। जैसे कि मोनिरा के जो सेल्स होते हैं, कुछ के पास सेल वॉल होती है और कुछ के पास सेल वॉल नहीं होती है ना। ऑफ कोर्स हैविंग और नॉट हैविंग सेल वॉल, तो ये सीधी सी बात है कि सेल वॉल है या फिर नहीं है, हैविंग और नॉट हैविंग, अगर सेल वॉल है या नहीं है। पर जब भी जो बॉडी डिज़ाइन है, जिस बॉडी डिज़ाइन में सेल है उस बॉडी डिज़ाइन को वो अफेक्ट करेगी, ठीक है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अब आपने ये वर्ड यहाँ पे कहीं पर सुना होगा क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ा था। देखो यहाँ पे जो ये 5 किंगडम थे, मोनिरा, प्रोटिस्टा, फंगी, ये सब जो 5 किंगडम थे, ये यहाँ पे कैसे बनाए गए थे, किसके बेसिस पे, सेल स्ट्रक्चर के, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो जो मोनिरा का यहाँ पे न्यूट्रिशन है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ऑर्गेनिजम्स का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, कैन बी आइदर बाय सिंथेटिक देयर ओन फूड। तो ये क्या करता है यहाँ पे, ऑटोट्रॉपिक करता है, हेटेरोट्रॉपिक करता है। मतलब जो यहाँ पे मोनिरा के ऑर्गेनिजम्स हैं वे फूड को कैसे लेते हैं, क्या तो ऑटोट्रॉपिक, क्या तो अपना बनाते हैं, क्या फिर हेटेरोट्रॉपिक, क्या फिर वो बाहर से लेते हैं, ठीक है। दिस ग्रुप, अब जो मोनिरा ग्रुप है, दिस ग्रुप, इस वाले ग्रुप में क्या क्या है, बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्जाई, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्म, और कुछ एग्जाम्पल जो कि हमें 7.1 में दिखाया गया है, जैसे कि ना बैक्टीरिया, ये सब इसके आप यहाँ पे डायग्राम भी देख सकते हो। पढ़ेंगे रॉबर्ट विटेकर का सेकंड किंगडम प्रोटिस्टा। देखो अब ये प्रोटिस्टा क्या है, एक तरह का यूकैरियोटिक है, और सब क्या जो हमने ऊपर पढ़ा था वो क्या था, प्रोकैरियोटिक था। दिस ग्रुप इंक्लूड्स मैनी काइंड ऑफ यूनिसेलुलर। अब जो ये प्रोटिस्टा है ना, ये यहाँ पे यूनि मतलब एक तरह के सेल से मिलकर बना है, और ये क्या है, एक तरह का यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। सम ऑफ दिस ऑर्गेनिजम्स यूज अपेंडेजेस सच एज हेयर लाइक सीलिया, वाइप लाइक फ्लेजिया फॉर मूविंग अराउंड। देखो इनमें से जो प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या यूज करते हैं, अपेंडेजेस यूज करते हैं। अपेंडेजेस से मतलब कह सकते हो जैसे कि हेयर लाइक सीलिया, वीप लाइक फ्लेजिया, जो कि इसके मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और जो यहाँ पे प्रोटिस्टा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसका क्या था, उसका था ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। पर जो प्रोटिस्टा का यहाँ पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो भी कैसा होता है, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक, अपने आप भी बनाते हैं कुछ सेल्स और कुछ सेल्स बाहर से भी लेते हैं, ठीक है। प्रोटिस्टा जो ग्रुप है इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, यूनिसेलुलर एल्जिया, डाइटम्स और प्रोटोजोन्स, ठीक है। थोड़ा सा 7.2 में हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे। देखो ये रहा 7.2 के एग्जाम्पल्स हैं सब। देखो प्रोटो जो है ना, देखो ये
ये है यहाँ पे आपका एग्जाम्पल। अब देखो क्या क्या है, ये है यहाँ पे ये माइक्रो न्यूक्लियस हैं, ये वेस्ट, देखो यहाँ से वेस्ट बाहर निकल सकता है। ठीक है, एक तो इसका एग्जाम्पल ये हो गया। ये है अमीबा। अमीबा अपनी शेप को कैसे भी कर सकता है ना। और अमीबा के अंदर देखो न्यूक्लियस कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है इन्होंने इजी लेने का डायग्राम, है ना। देखो ये कुछ फिश जैसा लग रहा है ना, तो इसको आप इजीली यहाँ पे इसको ड्रॉ करके इसको लर्न भी कर सकते हो। थर्ड किंगडम आता है 7.3.3 फंगी। दीज आर द हेटेरोटॉपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ये एक तरह के हेटेरोटॉपिक, मतलब ये अपने फूड को हमेशा बाहर से लेते हैं। और एक तरह के ऐसे ऑर्गेनिज्म है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब इनके पास अपना एक सेल वॉल भी है, एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी है। ठीक है, हमने ऊपर क्या पढ़ा था, एक था मोनिरा। मोनिरा कैसा था, प्रोकैरियोटिक था। यहाँ पे पढ़ा था प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा कैसा, यूकैरियोटिक है। और थर्ड है फंगी, ये भी क्या है, एक तरह का यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। सम ऑफ दैम यूज डिकाइंग ऑर्गेनिक मटेरियल। फंगी के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे आ रहे हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि मरे हुए ऑर्गेनिक मटेरियल, मतलब मरे हुए जानवरों को खाते हैं। ठीक है, एज फूड्स, फूड्स मशरूम को खाते हैं, और ऐसों को हम कहते हैं सेप्रोटॉप्स। अदर रिक्वायर अ लिविंग, और कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि जो जिंदा जानवर उनको मार के फिर खाते हैं। ठीक है, उसको हम कहते हैं पैरासाइट्स, है ना। तो ये फंगी बड़ी बेकार सी चीज। आगे चलते हैं। Many of them have the capacity to become multicellular organisms at certain stages in their lives. इनके पास इतनी कैपेसिटी रहती है कि अपने आप को मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में चेंज कर पाएँ। दे हैव सेल वॉल मेड आर टफ, और इनकी जो सेल वॉल होती है, इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो सेल होते हैं और उनकी जो सेल वॉल होती है, वो कैसे बनी होती है, टफ कॉम्प्लेक्स शुगर से, जिसको हम कहते हैं चिटिन। ठीक है, और इसके एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे यीस्ट है, मोल्ड्स है, मशरूम्स हैं। ये क्या है, ये सब क्या है, फंगई के एग्जांपल्स हैं। आप यहाँ पे इनके डायग्राम भी देख सकते हो। देखो ये जैसे कि ये यीस्ट का है, ये मोल्ड का दे रखा है, और ये मशरूम का दे रखा है। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट आगे थोड़ा सा मशरूम इसके फंगाई के बारे में थोड़ा सा और यहाँ पे दे रखा है। सम फंगल स्पेसीज लाइव इन परमानेंट म्यूचुअल डिपेंडेंट रिलेशनशिप विद ब्लू ग्रीन एल्गाई। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कुछ फंगल स्पेसीज ऐसे होते हैं जो कि म्यूचुअली, मतलब रिलेशन बना के रखता है किससे, ब्लू ग्रीन एल्गाई से, मतलब इनको सपोर्ट करके रखता है, ये आपस में रहता है, एक तरीके आप कह सकते हो फ्रेंडशिप करके रहता है। ठीक है, और जिनको हम यहाँ पे ब्लू ग्रीन एल्गाई को हम साइनोबैक्टीरिया भी बोल सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है। कुछ सम फंगस स्पाइसेस, कुछ फंगस स्पाइसेस ऐसे होते हैं जो कि परमानेंट एक दोस्ती बना के एक सपोर्ट करके रहते हैं, किसके साथ, ब्लू ग्रीन एल्गाई के साथ। सच रिलेशनशिप्स आर कॉल्ड सिम्बायोटिक, और इस तरह के रिलेशनशिप को हम सिम्बायोटिक भी कहते हैं। दिस सिम्बायोटिक लाइफ, और जो सिम्बोबिक लाइफ है, इसको हम यहाँ पे लीचन्स भी कहते हैं। देखो लीचन्स ना कहाँ पे होता है, जो ट्री की छाल होती है ना, बार्क ऑफ ट्री होती है, जो ट्री की बार्क होती है, वहाँ पे आपको लीचन्स मिलेगा। और यहाँ पे लिखा नहीं है लीचन्स ना, जहाँ पे पॉल्यूशन कम होता है वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे फोर्थ किंगडम प्लांटाई। अब प्लांटाई क्या है, दे आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक। अब ये भी एक तरह का यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। क्या है, यूकैरियोटिक और मल्टी, मतलब काफ़ी सारे सेल से मिलकर बना है विद सेल वॉल, और इसके सेल्स के पास क्या है, सेल वॉल भी है। दे आर ऑटोट्रॉप्स, ये ऑटोट्रॉप्स एंड यूज क्लोरोफिल। ऑटोट्रॉप से मतलब ये अपना खाना खुद बनाता है। कैसे बनाता है अपना खाना, क्लोरोफी फॉर फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक के प्रोसेस से। ये तो सबको पता ही है, जो प्लांट्स है वो अपने खाने को फोटोसिंथेटिक के प्रोसेस से बनाते हैं। प्लांटाई मतलब प्लांट्स। थस ऑल प्लांट्स आर इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप। जो प्लांटाई है ना, इसके अंदर सभी, अब देखो उन्होंने ग्रुप्स बनाए थे ना, प्लांटाई एक ग्रुप है, मोनिरा एक ग्रुप है, फंगाई एक ग्रुप है, तो ये सब एक तरह के ग्रुप हैं। तो जो प्लांटाई ग्रुप है, इसके अंदर सभी के सभी प्लांट्स आते हैं। सिंस प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मोस्ट विजिबल फ्रॉम ऑल द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ अराउंड अस। यहाँ पे उन्होंने लिखा है जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, उनकी बहुत सारी डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी से मतलब ये बहुत सारे हैं, ये अलग अलग तरह के हैं, बहुत सारे। ठीक है, वी विल लुक एट द सब ग्रुप्स इन दिस कैटेगरी। अब देखो, अब इन्होंने क्या बताया, जो प्लांटाई है इसके अंदर इन्होंने सभी के सभी प्लांट्स को रखा हुआ है, पर प्लांट्स के अंदर भी हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, तो उसके डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। अब हम पहले पढ़ते हैं 7.3.5 एनिमेलिया। एनिमेलिया क्या है, एनिमेलिया भी एक तरह का यूकैरियोट्स है। देखो, दिस इंक्लूड्स ऑल ऑर्गेनिजम्स विच आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। ये सब के सब ऐसे ऑर्गेनिजम्स को रखता है जिनके पास क्या होता है, मल्टी, मतलब जो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं, और यूकैरियोट्स होते हैं विदाउट सेल वॉल, और इनके पास सेल वॉल भी नहीं होती। दे आर हिट्रोटॉप्स, ये एक तरह की हिट्रोटॉप्स हैं, मतलब ये अपना खाना बाहर से लेते हैं, है ना। एनिमल तो एनिमल मतलब एनिमल, जो एनिमल है वो शिकार करके खाता है ना, तो ये अपना खाना कहाँ से लेता है, बाहर से लेते हैं। अगेन वी विल लुक एट दिस सब ग्रुप्स। और देखो अब इन्होंने क्या होता है, एनिमीलिया में ना सभी के सभी एनिमल्स आ जाएंगे। ठीक है, अब इतने सारे एनिमल्स इसके अंदर आ जाएंगे, तो एनिमल्स के अंदर भी यहाँ पे सब ग्रुप होगा। एनिमल्स के अंदर भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, सभी एनिमल्स कोई एक तरह के थोड़े ना है, तो उसको भी डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़े, 5 तरह के किंगडम्स पढ़े। एक तो पढ़ा था यहाँ पे
एक हमने यहाँ पढ़ा था मोनिरा। मोनिरा में क्या पढ़ा था? मोनिरा एक तरह का प्रोकैरियोटिक है ना। इसके पास डिफाइंड न्यूक्लियस भी नहीं है और डिफाइंड ऑर्गेनल्स भी नहीं है। सेल वॉल सिर्फ कुछ के पास है और कुछ के पास नहीं है। एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो उसके बैक्टीरिया, ये इंपॉर्टेंट है। देखो आपका वहां से आ सकता है कि बैक्टीरिया किसका एग्जाम्पल है? मोनिरा का। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया, ग्रीन एल्चे, इस तरीके से आप इनके एग्जाम्पल्स याद कर लेना। आगे आता है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा एक तरह का यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है और यूनिसेलुलर है। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल्स क्या है? प्रोटोजोन्स, डाइटम्स, एल्जिया, यूनिसेलुलर एल्जिया, इस तरह के इसके यहाँ पे क्या है? एग्जाम्पल्स हैं। अब हम यहाँ पे थर्ड क्या आता है? फंगाई। फंगाई क्या देखा? फंगाई एक तरह का हेटेरोटॉपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है और इसके एग्जाम्पल्स क्या देखे हमने यहाँ पर? मोल्ड्स, यीस्ट, मशरूम्स, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। आगे आता है प्लांटाई। प्लांटाई क्या? एक तरह का यूकैरियोट है और इसके एग्जाम्पल्स क्या है? सभी के सभी प्लांट्स के अंदर आते हैं। ठीक है, एनिमल्स के अंदर सभी सभी एनिमल्स आते हैं और ये क्या है? एक तरह का विदाउट सेल वॉल वाला सेल है। मतलब एनिमल्स के जो सेल्स होते हैं उनके पास सेल वॉल नहीं होती और प्लांट्स के पास सेल वॉल होती है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे चार्ट दे रखा है। ये चार्ट हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। इस पार्ट क्या था? इस वाले चार्ट में एक प्रोकैरियोटिक थे और यूकैरियोटिक थे। प्रोकैरियोटिक क्या थे? यूनिसेलुलर, मतलब जिनके पास एक सेल होता है, ऐसे सेल्स को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। एग्जाम्पल है मोनिरा। यूकैरियोटिक दो तरह के होता है, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल है प्रोटिस्टा। अब देखो यहाँ पे भी यूनिसेलुलर है और यहाँ पे भी यूनिसेलुलर है। डिफरेंस क्या है? यहाँ पे सेल वॉल और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, यहाँ पे सेल वॉल भी होती है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है। ठीक है, और मल्टी सेलुलर में दो चीज़ें आ जाती हैं, विद सेल वॉल और विदाउट सेल वॉल। मतलब देखो जैसे दो सेल्स हैं, दोनों किसके एग्जाम्पल है? मल्टी सेलुलर के। एक के पास सेल वॉल है और एक के पास सेल वॉल नहीं है। जिसके पास सेल वॉल नहीं है उनका एग्जाम्पल है एनिमिलिया, हमने ऊपर पढ़ा भी है। एनिमल्स के पास सेल वॉल नहीं होती। और जिसके पास सेल है उनका एग्जाम्पल क्या है? प्लांट्स डू नॉट परफॉर्म। और कुछ प्लांट फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं और कुछ नहीं करते। जो नहीं करते फंगाई और जो करते हैं प्लांटिया। और ये 5 किंगडम्स हैं, फंगी, प्लांटिया, मोनिरा, प्रोटिस्टा और एनिमिलिया। इनके बारे में ऊपर पढ़ ही चुके हैं। तो बस नहीं, अगर आपको तो हायरार्की और क्लासिफिकेशन ग्रुप समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।